गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास महाकुंभ का भाग 75। यूट्यूब चैनल पे मैं लगातार आपको रिवीजन महाकुंभ क्लासेस, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, पीवाईक्यू सेशन, हमारी जो टेस्ट सीरीज आती है, उसके अलावा अन्य जो भी क्लासेस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के टेस्ट भी शुरू कर दिए हैं। फिर उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के टेस्ट शुरू हो जाएंगे जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक के। तो ये जितनी भी क्लासेस आ रही है ना, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इनकी उपयोगिता और इनकी अहमियत आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगी जब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम निकालकर इन क्लासेस को आपने देखना है। बाकी आगामी परीक्षाओं के लिए 50 एवरग्रीन फुल लेंथ ग्रुप सी टेस्ट हमारे चल रहे हैं। एप्लीकेशन स्टोर पे कोर्स है, आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, बाइलिंगुअल है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगा टेस्ट। इसको एनरोल कीजिए। सेक्शनल या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट का कोर्स है जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के आपके सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं, ये भी बाइलिंगुअल है और डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ है। तो आज देखेंगे उत्तराखंड की रिवीजन क्लास महाकुंभ का भाग 75। लगभग 90% उत्तराखंड का सिलेबस रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में खत्म हो चुका है। कुछ चुनिंदा टॉपिक रहे हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके या स्टैटिक फैक्ट वाले टॉपिक हैं, उनको भी कवर करेंगे या आप उनको स्वतः अध्ययन भी कर सकते हैं। समझाने वाले टॉपिक लगभग समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें भी कुछ आपको स्पेशल मिलेगा। आज उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास में हम देखेंगे उत्तराखंड में आर्य समाज का योगदान और डिबेटिंग क्लब। तो उत्तराखंड में जो आर्य समाज था, इसकी स्थापना के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था ये हम देखेंगे। और डिबेटिंग क्लब देखेंगे, कुमाऊं वाला डिबेटिंग क्लब, और साथ ही गढ़वाल में कब डिबेटिंग क्लब स्थापित हुआ था ये भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते देखिए उत्तराखंड में आर्य समाज की शाखा। तो उत्तराखंड में देखिए आर्य समाज जो था आपका, भारत के संदर्भ में बोले तो भारत में जो हमारी आर्य समाज की स्थापना हुई थी भारत में, तो भारत में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। दयानंद सरस्वती जी, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को, 1875 को। कहां पे? बंबई में, यानी कि वर्तमान मुंबई में। ठीक है, बंबई में स्थापना हुई थी उस समय, और ये हिंदू सुधार आंदोलन के लिए स्थापित हुआ था और इन्होंने वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास किया था। दयानंद सरस्वती जी ने एक हमारा स्टेटमेंट भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास कहा था ना हमारा दयानंद सरस्वती जी ने, ये आपका एक नारा भी दिया था। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो इसलिए बोला क्योंकि एक हिंदू सुधार आंदोलन था आर्य समाज और वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास करता था। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, वैदिक धर्म का इनका प्रचार करना प्रमुख एजेंडा था। मूर्ति पूजा का विरोध किया था आर्य समाज ने, ध्यान रखेंगे। शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही सामाजिक सुधार इनका एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि उस समय समाज में छुआछूत और जाति व्यवस्था चरम पे थी। जो उच्च कुलीन लोग थे वो आपका बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहे थे समाज में। ठीक है, समाज के अन्य वर्गों के साथ। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका आयोग ने पूछा था लास्ट टाइम पे, 1877 में आर्य समाज की एक शाखा लाहौर में भी स्थापित हुई थी, जहां पर आर्य समाज के सिद्धांत भी दिए गए थे। ये क्वेश्चन बना था ना, आर्य समाज के 10 सिद्धांत कहाँ पे दिए गए थे? ये आपका लाहौर में दिए गए थे 1877 में। इसके बाद एक मुख्यालय अजमेर में भी खुला। ठीक है, लेकिन देखिए भारत में जब 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई, तो उत्तराखंड में भी दोस्तों इसी वर्ष 1875 में नैनीताल में आर्य समाज की पहली शाखा ओपन हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1875 होना चाहिए। नैनीताल में आर्य समाज की जो पहली शाखा थी वो 1875 में स्थापित हुई, 1875 में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना होने से पूर्व दोस्तों इसमें नैनीताल में ही स्थापित एक उस समय सभा थी जिसका नाम था सत्य धर्म प्रचारिणी सभा। सत्य धर्म प्रचारिणी सभा। ठीक है, तो नैनीताल में जो ये सत्य धर्म प्रचारिणी सभा थी ना, इसी सभा को उसमें मर्ज कर दिया गया, इसका विलय कर दिया गया। किसमें? आर्य समाज में। इसका विलय करके आर्य समाज की शाखा स्थापित हुई उसमें। ठीक है, और ये शाखा स्थापित हुई थी 20 मई 1875 को। कब हुई थी? 20 मई 1875, एक महीने बाद लगभग देख लीजिए आप। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज स्थापित हो रहा है और इसकी एक ब्रांच उत्तराखंड में भी उसमें नैनीताल में खोली गई थी, और नैनीताल में ये ब्रांच आपकी स्थापित हुई थी कब? 20 मई 1875 को। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे वो थे गजानंद छिमुआल जी। गजानंद छिमुआल जी, इन्होंने स्थापित किया था इसको। और गजानंद छिमुआल जी जो थे रामनगर के डिकलू निवासी थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। नैनीताल की सत्य धर्म प्रचारिणी सभा का आर्य समाज में विलय करके 20 मई 1875 को हमारा आर्य समाज स्थापित होता है नैनीताल में। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 1879, 4 साल बाद, ठीक है, 1879, 1879 में क्या हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक और ब्रांच हमारी आर्य समाज की खोली थी। कहाँ पे? देहरादून में। तो देहरादून में भी आपका क्या हुआ, एक ब्रांच बनाई गई, ठीक है, 1879 में। तो देहरादून में आर्य समाज की स्थापना, मतलब गढ़वाल क्षेत्र में भी आप देखेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे आर्य समाज का व्यापक प्रसार हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए सबसे पहला स्कूल 1910 में पहला स्कूल दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में पहला आर्य समाजी स्कूल स्थापित हुआ। आर्य समाजी स्कूल, ठीक है, ये दुगड्डा में स्थापित हुआ। इसके बाद देखिए 3 साल बाद 1913 में जगह थी लैंसडाउन, ठीक है, लैंसडाउन में देखिए आपका मुंशी राम जी के द्वारा दूसरा आर्य समाजी स्कूल स्थापित हुआ। दूसरा आर्य समाजी स्कूल, ठीक है, ये लैंसडाउन में स्थापित हुआ था 1913 में। एक एक फैक्ट महत्वपूर्ण है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आजकल, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए 1913 का ही जो वर्ष था बहुत महत्वपूर्ण है। इस 1913 के वर्ष में देखिए बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है। 1913 में देखिए आपका क्या होता है, मुक्तेश्वर नैनीताल एक गांव था, यहाँ का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुनकिया, ठीक है, सुनकिया। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हुआ था, एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसका नाम था, सम्मेलन का नाम क्या था, अछूतोद्धार सभा। अछूतोद्धार सभा थी। चीफ गेस्ट कौन थे इसमें? चीफ गेस्ट बन के आए थे लाला लाजपत राय, ठीक है। आप देखिए महत्वपूर्ण है। हुआ क्या था दोस्तों, आपको आर्य समाज का देखिए मैंने आपको काम क्या बताया, इन्होंने शिक्षा के बढ़ावा के लिए काम किया था, वैदिक कर्मकांड में विश्वास रखते थे, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। समाज में जो उसमें आपका जातिगत भेदभाव था उसको कम करने के लिए भी आर्य समाज ने काम किया। उत्तराखंड में उसमें जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा हो रहा था। उच्च कुलीन जो जातियां थी वो समाज के जो शिल्पकार वर्ग था उसके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव करती थी, ठीक है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की। बहुत से नौले धारों में जाना उनको उनकी अनुमति नहीं थी। और मान लीजिए कोई मंदिर है, उसके अलावा कोई सोशल इवेंट है, कोई उत्सव है, शादी ब्याह, कोई भी प्रकार का कार्यक्रम है, उनसे भैया एक अलग तरीके का व्यवहार किया जाता था। आज भी समाज में कुप्रथा व्याप्त, मैं बोलूंगा खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमारी मॉडर्न जनरेशन को ये जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था को तोड़ना होगा, ठीक है। इसके चक्कर में रहके क्या होता है कि आदमी बहुत सालों पीछे चले जाता है, बाबा आदम की कहानी हो जाती है। इन चक्करों में नहीं पड़ना है। तो उस समय जो समाज के उच्च कुलीन लोग थे, वो जो हमारा समाज में शेड्यूल कास्ट वाले लोग थे जिनको शिल्पकार समुदाय कहा जाता है, उनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव कर रहे थे। तो इन लोगों के लिए एक समारोह यहाँ पे बुलाया गया जिसका नाम था अछूतोद्धार सभा। इसमें लाला लाजपत राय जी ने समाज के जितने भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के लोग थे उन सभी को क्या किया, जनेऊ प्रदान किया। जैसे उच्च कुलीन लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनेऊ पहनते थे, इन लोगों को जनेऊ पहना भी अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर आर्य समाज के शुद्धिकरण समारोह में, ये समारोह किसके द्वारा आयोजित किया गया था, आर्य समाज के द्वारा। तो आर्य समाज ने देखिए आपका समाज में जो जातिगत भेदभाव था उसको खत्म करने के लिए एक यहाँ पे सम्मेलन किया था। और यहाँ पर देखिए आपका शेड्यूल कास्ट के जो भी हमारे जितने भी लोग आए थे सम्मेलन में, उन सभी को जनेऊ धारण करवाया गया था और उनको सवर्णों के समकक्ष बराबरी का दर्जा दिलाने का यहाँ पे प्रयत्न किया गया था आर्य समाज के द्वारा, ठीक है। तो ये घटना हुई थी। और इसमें आपका खुशीराम आर्य जी भी थे। खुशीराम आर्य जी भी दलित उद्धार के नेता माने जाते हैं कुमाऊं क्षेत्र में। खुशीराम आर्य जी जो थे भैया आपके दयानंद सरस्वती के शुद्धि आंदोलन से प्रेरित हुए और इन्होंने 1913 के वर्ष में ही इससे प्रेरित होकर इंस्पायर होके क्या किया था, कुमाऊं में शिल्पकार सुधारणी समिति की स्थापना की थी। शिल्पकार सुधारणी समिति, ठीक है। तो शिल्पकार सुधारणी समिति जो बनाई गई थी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। खुशीराम आर्य जी ने ही जो हमारे देखिए शेड्यूल कास्ट के जो उसमें लोग थे उनको शिल्पकार शब्द देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी कि आर्य समाज ने यहाँ पर जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम किया। इसके बाद देखिए 1923 का जब वर्ष आता है 1923 में, तो 1923 में लैंसडाउन में आर्य समाज की स्थापना होती है। लैंसडाउन में भी क्या होती है,
आर्य समाज की स्थापना, स्कूल पहले ही खुल चुका है, ठीक है, नेशडाउन में 1913 में स्कूल खुल चुका है, लेकिन आर्य समाज की जो शाखा थी उसकी स्थापना 1923 में होती है। यहाँ पे मास्टर टेकचंद वर्मा जी थे, शिवसेन नेगी थे, लक्ष्मी नारायण थे और रामदयाल सिंह थे, इनके द्वारा यहाँ पे इसकी स्थापना की गई। इसके बाद देखिए आपका 1925 का जब वर्ष आता है तो चौथकोट जो क्षेत्र था, चौथकोट दक्षिणी गढ़वाल में, चौथकोट दक्षिणी गढ़वाल, यहाँ पर देखिए आपका मेन जो नेम है केसर सिंह रावत जी, जिनको दक्षिणी गढ़ केसरी भी कहा जाता है, केसर सिंह रावत। केसर सिंह रावत जी थे, रघुवर दत्त पांथरी थे, हयात सिंह जी थे। इन्होंने चौथकोट में भी आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की थी 1925 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद देखिए जो ये वर्ष आ रहा है, इसके बाद गढ़वाल क्षेत्र में भी आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण आंदोलन उभर के आता है, और आंदोलन का नाम क्या था? आंदोलन का नाम था ढोला पालकी आंदोलन। ढोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे हमारे जयानंद भारती जी। और जयानंद भारती जी जो थे ना, ये भी आपका क्या थे, जयानंद भारती जी ने भी ढोला पालकी में उसमें जो शिल्पकार समुदाय के लोग थे उनको बैठने के लिए मना किया जाता था, तो उन्होंने ढोला पालकी आंदोलन शुरू किया ताकि बराबरी का हक मिले, और फाइनली ये सफल भी हो जाता है। और जो हमारे जयानंद भारती जी थे ये भी आर्य समाज से प्रेरित थे, ठीक है, तो इन्होंने भी उस समय जो समाज के निम्न वर्गीय लोग थे उनको डोली में बैठने के अधिकार दिलाए थे, और गांधी जी भी इससे काफी प्रभावित हुए थे, ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने इसी ढोला पालकी आंदोलन की वजह से गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पे रोक लगा दी थी, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कहीं पे, ठीक है। तो ये आर्य समाज की कहानी है। एक पॉइंट इसमें मिस हो गया 18, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी, उससे पूर्व 1867 कुंभ मेला जो हरिद्वार में लगा था, ठीक है, कुंभ मेला लगा था हरिद्वार में। इसके बाद 1879 में भी कुंभ मेला लगा था 12 साल बाद, जब वो देहरादून में हमारी एक ब्रांच स्थापित करते हैं। तो 1867 के कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार में जो हमारे दयानंद सरस्वती जी थे, ठीक है, दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था, एक हमारी जो पाखंड खंडनी पताका फहराया था, पाखंड खंडनी पताका फहराया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यानी कि जो पाखंड समाज में उसमें पाखंड फैला हुआ था ना, धार्मिक कुरीतियों, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा के खिलाफ ये आवाज उसमें उठाई गई थी, ठीक है। इसी को कहा जाता है पाखंड खंडनी पताका सभा, 1867 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ठीक है। और उत्तराखंड में जो हमारा मैंने क्या बताया था आपको, सत्य धर्म प्रचारिणी सभा थी। सत्य धर्म प्रचारिणी सभा आपकी 1874 में स्थापित हुई थी, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, 1874 में स्थापित हुई थी, और 1875 में इसी का विलय हो जाता है किसमें, आपका आर्य समाज में, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, सत्य धर्म प्रचारिणी सभा 1874 में बनी थी, और 1875 में आपकी ये आपके आर्य समाज में मर्ज हो जाती है। सत्य धर्म प्रचारिणी सभा की स्थापना मैंने आपको बताया था किसने की थी, छिंबुआल जी ने की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, गजानन छिंबुआल जी। चलिए, ये तो आर्य समाज का इतिहास है उत्तराखंड में, और भी महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, लेकिन उतना आपको डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है, उतना मतलब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, माफ कीजिएगा। अब आ जाएंगे सीधे डिबेटिंग क्लब में। अब डिबेटिंग क्लब क्या था, देखिए ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर तो रिवीजन की दृष्टि से हम फिर पढ़ रहे हैं, रिवीजन महाकुंभ है। तो डिबेटिंग क्लब जो था आपका, ठीक है, डिबेट करने का मतलब क्या होता है, डिबेट करना मतलब कम्युनिकेशन एक हिसाब से, ठीक है। तो डिबेटिंग क्लब देखिए सबसे पहले कुमाऊं में स्थापित हुआ था, अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1870 में, 1870 में, ठीक है। और किसके नेतृत्व में, पंडित बुद्धि वल्लभ पंत। तो बुद्धि वल्लभ पंत जी ने 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का गठन किया था। हालांकि देखिए आपका डिबेटिंग क्लब के जो हमारे संरक्षक थे, इसके जो संरक्षक बनाए गए वो उसमें चंद्रवंशीय राजा थे। संरक्षक कौन बनाए गए इसमें, चंद्रवंशीय राजा भीम सिंह को, भीम सिंह जी संरक्षक थे इसके डिबेटिंग क्लब के, ठीक है। मैंने आपको कल एक शॉर्ट्स वीडियो में बताया था, कल या परसों में, कि चंद्रवंश जब हमारा देखिए अंतिम शासक महेंद्र चंद की मृत्यु होती है ना, उसके बाद चंद जो राजा का परिवार था वो दो भागों में बढ़ गया। एक अल्मोड़ा में चंद का परिवार था राजा का, एक परिवार हमारा काशीपुर चले जाता है। मैंने आपको बताया काशीपुर में लाल सिंह की वंशज आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर जो हमारे ये महेंद्र चंद के जो वंशज थे वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें आपके भीम सिंह भी एक थे। तो भीम सिंह जी को उस समय डिबेटिंग क्लब का संरक्षक बनाया गया था, ठीक है। अब जो ये डिबेटिंग क्लब था भैया आपका,
डिबेटिंग क्लब का काम क्या था? तो डिबेटिंग क्लब का जो काम था ये आपका बनाया गया था किसके लिए? राजनीतिक चेतना के लिए। ठीक है, राजनीतिक चेतना के लिए। अब राजनीतिक चेतना का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, ताकि उसमें जो लोकल पीपल है उन लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है देश में, और चीजें क्या है। ठीक है, इसके अलावा देखिए पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित होने लगी थी उसमें भारत में, उसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति भी एक संगठन बनाने का प्रयत्न कहीं ना कहीं शुरू किया गया यहाँ पे, ताकि लोग इसमें शामिल हो। ठीक है, इसके बाद देखिए इस डिबेटिंग क्लब में आपका महत्वपूर्ण नाम रहता है। ठीक है, एक हमारा गवर्नर रहेगा इसमें, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर म्यूर, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। तो डिबेटिंग क्लब की जब स्थापना हुई तो इसमें जो गवर्नर म्यूर था, इसने डिबेटिंग क्लब वालों को एक सजेशन दिया कि भैया आप क्या करो, अगर अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, या कोई पत्र निकालना होगा। ठीक है, तो म्यूर के सुझाव पर ही 1871 में डिबेटिंग क्लब के लोगों ने शुरू किया था अल्मोड़ा अखबार, अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, और आरंभ में जो ये अखबार था ना, केवल इसमें क्या होती थी, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी वगैरह, यानी कि ये राजभक्त पत्र था उसमें, ब्रिटिश कमिश्नरी का। उसके बाद जैसे संपादक से या संपादन का काम बद्रीदत्त पांडे जी के हाथ में आता है, तो फिर वो हमारा ब्रिटिश विरोधी नीतियां या उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी डिबेटिंग क्लब की। और इसके बाद बात करें दोस्तों, गढ़वाल में भी एक डिबेटिंग क्लब बनता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब कब बना था? तो गढ़वाल में भी डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी, और ये क्लब बना था गढ़वाल में कब? आपका 1885 में, लेकिन इसकी स्थापना बरेली में की गई थी। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब जो था बरेली में स्थापित हुआ था, और इसकी स्थापना की थी खड़क सिंह नेगी जी ने, खड़क सिंह नेगी। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना आपने। अल्मोड़ा या कुमाऊं में जो डिबेटिंग क्लब था उसकी स्थापना 1870 में हुई, बुद्धि वल्लभ पंत जी ने की। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1885 में हुई, खड़क सिंह नेगी जी ने बरेली में की थी। ठीक है, इसका भी सेम काम था जैसे वहां पे हमारा काम था, वही पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल जो भी उसमें मुद्दे थे उन पे काम करना, यानी कि सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक जागरूकता, और लोगों को खासकर उसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन था उससे संबंधित जो भी खबरें थी या उससे संबंधित जितना भी मूवमेंट उसमें बन सकता था उसके लिए एकजुट करना, ये सभी कार्य इसमें रखे गए थे। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। ऐसे देखिए अल्मोड़ा में देखिए आपका एक क्लब बना था, हुक्का क्लब, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, उत्तराखंड सामान्य अध्ययन टेस्ट भाग 223 में आप देखना, ये क्वेश्चन मैंने कराया था, कुछ यूनिक प्रश्न है उसमें। अल्मोड़ा में जो हुक्का क्लब था, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? आजकल देखिए मार्केट में बहुत से प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, और मेरे को सरप्राइज हुआ, ये क्वेश्चन जो था किसी बड़े एक इंस्टीट्यूट, 2-3 इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया था, सेम जो ये ऑप्शन है ये मैंने खुद डिजाइन किए हुए हैं, इन ऑप्शन को भी सेम वहां पे डाला गया था। ठीक है, तो कई लोग हैं जो आपके कंटेंट से यहाँ पे टेस्ट सीरीज मेकिंग करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, अच्छी बात है, ज्ञान जितना फैलेगा वो बेहतर है। लेकिन आपकी मेहनत कई बार अगर उसकी चोरी होती है, पायरेसी होती है, तो बड़ा बुरा लगता है। फिर कई लोग ऐसा भी करते हैं, जितने भी हमारे प्रैक्टिस सेट है डिजिटल फॉर्मेट में, उनको टाइप करवा के उनके पीडीएफ और ओएमआर सीट के साथ उनको पब्लिश करते हैं। इसीलिए मैं आपको देखिए पीडीएफ में टेस्ट सीरीज नहीं देता, रीजन ही यही है। पीडीएफ में टेस्ट सीरीज देखिए 2 बच्चे डाउनलोड करते हैं और 40 बच्चों को फॉरवर्ड कर देते हैं, और प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत मेहनत का काम है। अभी मैं देख रहा था, किसी बच्चे ने मुझे कल भेजे थे प्रैक्टिस सेट, तब मुझे पता चला सेम क्वेश्चन, ऐसे ही कई टेस्टों के क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट वहां पे टाइप किए गए, सेम टू डिक्टो। ठीक है, अब ऑप्शन में भी चेंजेस नहीं, 4 के 4 ऑप्शन मैंने खुद बनाए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किया हुआ था यूनिक प्रश्नों के साथ। इसमें जो भी 20 प्रश्न थे उस दिन के, वो पूरे मैंने बनाए थे अलग अलग किताबों को देखकर अपने हिसाब से। और मैं ऐसे हमेशा ऑप्शन रखने की कोशिश करता हूँ, पेड टेस्ट सीरीज में हो या फ्री टेस्ट सीरीज में हो, ताकि बच्चों के दिमाग पे थोड़ा जोर पड़े। ठीक है, घुमाने वाले एमसीक्यूज होने चाहिए, अगर डायरेक्ट सिंपली बनाऊंगा तो सीधे समझ में आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन था जो, इसको हुक्का क्लब की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है अल्मोड़ा में, कुमाऊनी जो पारंपरिक रामलीला थी इसको पुनर्जीवित किया इन्होंने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, या मुख्य उपलब्धि, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। ठीक है, तो 1907 में जब हुक्का क्लब स्थापित हुआ तो इसकी मेन अचीवमेंट क्या थी? ठीक है, मेन अचीवमेंट, तो ये मेन अचीवमेंट थी कुमाऊं की जो पारंपरिक रामलीला थी उसको पुनर्जीवित किया। आज भी अल्मोड़ा शैली की जो रामलीला है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसके सामने उत्तराखंड की जितनी भी जगह रामलीला होती है वो सब फ्लॉप है। आप अल्मोड़ा की एक बार रामलीला देखेंगे, उसकी शैली देखेंगे तो आपका मन बिल्कुल खिल जाएगा। इसके बाद अगर इसमें ये पूछा होता कि अल्मोड़ा में स्थापित हुक्का क्लब की उपलब्धि क्या मानी जाती है,
तो हुक्का क्लब की उपलब्धि होती है, सबसे बड़ी नहीं होती, मुख्य नहीं होता, तो फिर राजनीतिक चेतना के लिए भी इसको स्थापित किया गया था। कुमाऊनी रामलीला को पुनर्जीवित भी किया था इसने, ठीक है। और इसके अलावा और भी कार्य इसने किए थे इसमें, लेकिन मुख्य कार्य तो इसका यही है कि सबसे बड़ा जो कल्चरल हमारा बहुत लंबे समय से, क्योंकि अल्मोड़ा की रामलीला का इतिहास बहुत पुराना है, उतनी पुरानी रामलीला जो कि खत्म होने की कगार पे थी, उसको फिर से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बूम किया, यानी कि उसको बूस्ट किया और बहुत ज्यादा एफर्ट डाला इसके लिए, ठीक है। तो बी आंसर है इसमें। और सबसे बड़ी बात देखिए दोस्तों, जिसने ये कॉपी पेस्ट किया था उसने ऑप्शन ए दिया था आंसर की में अपनी मार्कशीट में इसका उत्तर, ठीक है। तो यही गलतियां होती हैं। और ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट पिक किया हुआ है आपका उत्तराखंड का सांस्कृतिक इतिहास, डॉक्टर अजय शेरावत जी की किताब में ये फैक्ट है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करूंगा। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।